के ऊपर हम टंकी बना लेते हैं। इसको बोल रहा है 4 पाइप जिसका समान क्षमता है, माने चारों से जो पानी निकल रहा है ना बराबर निकल रहा है। मान के चले कि पाइप ए है, पाइप बी है, पाइप सी है और पाइप डी है। ये चारों पाइप को सर हम एक बार खोल देते हैं ना, जब टंकी है कितना देर में भर जाता है मेरा, 48 मिनट में भर जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए 4 पाइप है जो टंकी को 48 मिनट में भर रहा है, अगर एक पाइप होता तो कितना समय लगता? तो कहिएगा, मान के चलिए एक पाइप को खोल देता तो बोलेगा 4 पाइप को 48 मिनट लग रहा था, एक पाइप को तो कहीं ना कहीं ज्यादा पानी लगेगा भरने में सर। मतलब एक पानी 4 पाइप के कंपेयर में एक पानी से कम पानी आएगा एक पाइप से और ज्यादा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? तो बोलेगा 48 गुना 4 मिनट लगेगा। अच्छा ये बताइए अगर हम 26 पाइप लगा दे तो कितना लगेगा? तो कहेगा कम समय लगेगा, पाइप की संख्या ज्यादा हो रहा है, ज्यादा पानी आ रहा है, तो इतना बटा कर दीजिए 26। तो देखिए 2 ये हो गया 13, ये हो गया कितना 48 दूनी कितना होता है 96 बटा 13 जो कि 63 कितना होता है 91 7। अब देखिए अगर ऑप्शन दिखेगा तो 7.38 एक ही ऑप्शन में है, यानी ये हो जाएगा 7.3 जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा डी, क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर बोल रहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 17√29 है तो घनाभ की आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको गिवन डाटा क्या है, तो बोलिएगा सर लंबाई चौड़, देखिए क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है। कितना है? तो बोलिएगा लंबाई, देखिए लंबाई दिया गया है 50 और चौड़ाई दिया गया है कितना 75 जो कि सेंटीमीटर में है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है घनाभ का जो विकर्ण है ना, विकर्ण कितना दिया गया है, विकर्ण को अगर डी से डिनोट करते हैं तो विकर्ण कितना दिया गया है 17√29 है। ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में है। अच्छा ये बताइए हमसे पूछ रहा है क्या जी, तो बोलिएगा घनाभ का आयतन पूछ रहा है। अच्छा घनाभ का आयतन होता है क्या, तो बोलिएगा एल गुना बी गुना एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा ये बताइए लंबाई हमको दिया गया कितना है 50 है, चौड़ाई कितना दिया गया है 75 दिया गया है, और ऊंचाई नहीं दिया गया तो मान लेते हैं ऊंचाई एच है। अच्छा ये बताइए तीनों संख्या में गुना करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, आयतन पता चल जाएगा। और ऑप्शन में भी दिया गया होगा जो, तो इतने 4 गो ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया गया है 60,000, ऑप्शन नंबर बी में 59,595, सी में कितना दिया गया है 6,200, डी में कितना दिया गया है। अब ये बताइए पूछ रहा है हमसे क्या, आयतन। तो जब आयतन पूछ रहा है तो ऑप्शन में भी तो चारों आयतने होगा, आयतने का वैल्यू दिया होगा। तो ये बताइए हमको लंबाई 50 है, चौड़ाई 75 है और ऊंचाई कितना है एच है, तो तीनों में संख्या से गुना करेंगे तो जो सही ऑप्शन है जो तो आ जाएगा। तो ये बताइए जब गुना करने से ई आ रहा है इसका मतलब इसका ही मल्टीपल होगा, जैसे 50 गुना 75 गुना एच करते हैं तो कोई भी संख्या आता है तो जिस संख्या से गुना करने पर प्राप्त हुआ संख्या उस संख्या से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या पूरी तरह डिवाइड होगा, पूरी तरह कट जाएगा। तो देखिए अगर हम 50 लेते हैं तो 50 से चेक करते हैं तो 50 के मतलब क्या हुआ ना सर, कि कोई भी संख्या में गुना कीजिएगा तो एटलीस्ट एक जीरो तो आएगा ही आएगा लास्ट में, क्योंकि 50 में एक जीरो है। तो देखिए लास्ट में एक जीरो सिर्फ ऑप्शन नंबर मेरा ए में, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 217 है तो मूलधन रुपया में है, यानी मूलधन क्या है। देखिए सबसे पहले हमको दर दिया गया है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट।
दर कितना है, तो बोलिएगा 10%। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है ना 3 वर्ष के लिए, यानी समय हमको दिया गया है, कितना है, 3 वर्ष है। उसके बाद बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे दिया गया। CI-SI बराबर कितना दिया गया है, 217 रुपया है। ठीक है रुपये। अब ये बताइए हमसे पूछ रहा है क्या, तो सर मूलधन पूछ रहा है। तो ये बताइए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन में चेंज करके 1/10 लिख सकते हैं। तो हाँ 1/10। अच्छा समय कितना वर्ष है, 3 वर्ष है, तो इसको क्या कर दीजिए, क्यू कर दीजिए। तो 10 के क्यू कितना हो गया, 1000। तो अब मान लीजिए कि मूलधन मेरा 1000 यूनिट में है। ठीक है। अच्छा 1000 अगर हम मूलधन माने तो फर्स्ट वर्ष लगा 10% ब्याज, तो 10% ब्याज लगा, तो 1000 के 10% कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 100। अगर सेकेंड वर्ष आते हैं तो फिर मूलधन पर 10% ब्याज लगा, तो देखिए 1000 के 10% फिर 100। अच्छा लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है ना कि जो पीछे वाला ब्याज है ना उसको भी हमको ब्याज चाहिए मूलधन के साथ साथ। तो पीछे वाला ब्याज मेरा 100 है, तो इसका भी 10% यानी 1/10 निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 10। अब 2 वर्ष तो सर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में आए तो फिर 10% दिया, यानी 1/10 दिए, तो मूलधन पर ब्याज दिए, तो कितना हो गया, 100 हो गया। लेकिन बोला भैया हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा आपको दिया, सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं दिया, हमको ब्याज का भी ब्याज चाहिए। तो देखिए पहला ब्याज 100 है, तो इसका भी 10% लेगा तो 10 होगा। ये भी दूसरा वर्ष के ब्याज 100 है तो 10%। ब्याजवा के ब्याजवा 10 है, इसका 10% तो 1। अच्छा ये बताइए ऊपर में जो 100 लिखे हैं वो किस पर ब्याज मिला है, तो कहिएगा सर 100 लिखे है ना ऊपर में, फर्स्ट वर्ष के 10% मूलधन के ब्याज, दूसरे वर्ष के मूलधन के ब्याज और तीसरे वर्ष के मूलधन के ब्याज, यानी सर ऊपर वाला सब मूलधन पर मिला है। और जो ब्याज मूलधन पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी सर ये हो गया साधारण ब्याज। अच्छा साधारण ब्याज ये हो गया, सर टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर ये अगर टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो सर जो संख्या साधारण ब्याज में है ना वही संख्या चक्रवृद्धि ब्याज में है 1000। तो हम कहा कीजिए ई वाला, देखिए ई वाला जो हो गया मेरा नीचे वाला कंपाउंड इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज हो गया अंतर में, जो कि कितना हो गया 10 + 10 + 1 बराबर हो गया 31। अच्छा ये बताइए 31 यूनिट बराबर 31 यूनिट, देखिए हमारा जो CI-SI का अंतर है कितना है 31 यूनिट, लेकिन 31 यूनिट, लेकिन हमारा जो फ्यूचर में दिया गया है 31 यूनिट बराबर 217 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं 31 यूनिट बराबर 217 रुपया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 217/31। लेकिन हमको तो निकाला है मूलधन, और जो कि मूलधन हम कितना माने हैं, तो कहिएगा 1000 यूनिट, तो गुना कर दीजिए 1000। अब देखिए 31 में अगर 7 से गुना करते हैं तो 1 में 7 से गुना 7 और 3 में 7 से गुना करते हैं तो 7 या 21 यानी 207 मरतबे कट गया। 7 गुना 1000 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7000। यही हो गया मेरा मूलधन, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया गया। ठीक है चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित बटन का माध्यका ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले वर्ग यानी क्लास दिया गया है। क्लास कितना दिया गया है 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, उसके बाद 350 से 400। देखिए क्लास के बाद क्या दिया गया है, उसके बाद देखिए इस क्लास के बाद दिया गया है बारंबारता, यानी क्या दिया गया फ्रीक्वेंसी दिया गया है। फ्रीक्वेंसी कितना है, तो बोलिएगा 20 है, 19 है, 32 है, 27 है और 12 है। अच्छा
देखिए क्लास दे दिया, फ्रीक्वेंसी दिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए 20 है, तो लिख दीजिए 20। अब 20 में 19 जोड़िएगा तो देखिए ऊपर से नीचे को जोड़ते आइए, तो 20 में 19 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 39। 39 में 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ देखिए देखिए 20 39, सबसे पहले इसको समझते हैं। इसे देखिए एक बार फिर से समझाते हैं आपको। देखिए 20 ये हो गया 20। 20 में इसको जोड़िए तो कितना हो गया, 20 में जोड़िएगा तो 39। फिर 39 में इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 के एक एक और 3 दूनी 6 1 7 71 हो गया। ठीक है, फिर 71 में इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 71 में 7 1 8 और 7 2 9 98। 98 में फिर इसको 98 हो गया, 98 में फिर इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 110। यानी n बराबर मेरा आ गया 110। अब देखिए जब n बराबर 110 आ गया, अब हमको सब पूछ रहा क्या, मध्यका। तो मध्यका बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस L प्लस n/2 माइनस, यहाँ लिख दीजिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF अपॉन A, और गुना क्या होता है, H होता है। अच्छा ये देखिए तो इसका जो 110 आया, तो 100 n बराबर, तो n/2 इसका बीच में कितना आएगा, इसका रेंज कितना आएगा, तो 110/2 की जगह तक हो जाएगा 55। अच्छा 55 कहाँ लाई कर रहा है, अब सोचिए तो देखिए सर यहाँ 20 है, तो इसमें जो वैल्यू होगा ना वो 21 22 डॉट 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 39 तक होगा। अच्छा ये 39 तक है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा ना सर 39 40 डॉट 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 71 तक आएगा। लेकिन हमको सर चाहिए 55। अब 55 कहाँ आ रहा है, तो 39 से 71 के बीच में, यानी हो गया सर 32। अब 32 जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका लॉग कर लीजिए। अच्छा ये क्या होता है, एल क्या होता है ना, एल होता है लोअर लिमिट। तो देखिए 32 अगर लिए तो लोअर लिमिट क्या हो गया, तो लोअर लिमिट 250, यानी एल बराबर हो गया 250 प्लस n/2 कितना दिया गया है, तो बोलिएगा 55 अभी निकाले हैं, तो 55 लिख दीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, CF, तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जो कि कितना दिया गया है, 32 दिया गया। फिर यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए फ्रीक्वेंसी 32 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, जस्ट ऊपर वाला, जैसे 55 है ना तो उसका ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब गुना इसका देखिए हाइट या रेंज कितना है, 250 से 300, यानी सर 50 का रेंज में चल रहा है, तो गुना कर लीजिए 50। अब देखिए ये देखिए 250 प्लस 50, 55 में से 39 चल जाएगा तो कितना जाएगा, तो कहेगा 40 जाएगा, तो 15 बचेगा, 39 जा रहा तो 16 बचेगा, बटा 32 गुना 50, 16 दूनी 32 और 25 दूनी 50, यानी सर 250 प्लस 25 यानी 275 हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में मेरा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर बोल रहा, अबनर का वेतन, अबनर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा ना, अनवर का वेतन 11,000 रुपया प्रति माह है, वह 6,000 रुपया घर के किराए पर और 3,000 रुपया बिलों पर खर्च करता है, बाकी रकम उसकी वार्षिक बचत है। यदि उसके जन्मदिन के महीने उसने अपनी सारी बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया तो एक वर्ष में उसकी बचत रुपया में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, अनवर का जो वेतन है उसका वेतन कितना है जी, तो बोलिएगा वेतन है ना 11,000 रुपया है। ठीक है, वेतन 11,000 रुपया है। अच्छा खर्च कितना कर रहा है, तो बोलिएगा सर उसका खर्च है ना
₹6,000 कर रहा है घर के किराया के लिए, और ₹3,000 उसका बिल के लिए, यानी बिजली बिल के लिए मान लीजिए बिल के लिए खर्च कर रहा था। 6,000 अब प्लस 3,000, यानी टोटल ₹9,000 उसका खर्च है। ठीक है, अब ये बताइए, बोल रहा है एक वर्ष में, जैसे एक वर्ष में कितना माह होता है, तो बोलिएगा एक वर्ष में 12 माह होता है। 12 माह में एक माह उसका जन्मदिन आ गया, उस जो बचता था ना पैसा, बचत होता था पूरा जन्मदिन पर खर्चा कर दिया, तो बचत हुआ कितना महीना, तो बोलेगा 12 महीना एक वर्ष में होता है सारा, एक वर्ष का पैसा तो अपना जन्मदिन पर खर्चा कर लिया, तो बचा जो उसका पैसा ना 11 महीना बचा, तो 11 माह। अब देखिए वेतन है ₹11,000, ₹9,000 तो पहले खर्चा कर रहा प्रति माह, तो प्रति माह कितना बच रहा है, तो बोलेगा उसका बचत है ना ये ₹2,000 प्रति माह है। ठीक है, ₹2,000 प्रति माह उसका बचत है। 11 महीना एक वर्ष में पैसा बचा था, कितना बचा, तो कहिएगा 2,000, अब गुना 11, यानी ₹22,000 साल हर साल बचाता है अपना बर्थडे पार्टी मनाते हुए। तो जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ए में मेरा दिया गया। 6 नंबर बोल रहा है ना, यदि 8 अंकीय संख्या 6 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान, देखिए 8 अंक को संख्या दे दिया गया, संख्या कितना है बोलिएगा 64, 44। अब ये देखिए संख्या 8 अंक, विभाज्य किससे है, तो बोलिएगा 6 से। अच्छा बोल रहा है अधिकतम, अच्छा 6 से विभाज्य का मतलब क्या है, तो जो 2 से विभाज्य होगा ना और 3 से भी विभाज्य होगा वो 6 से पूरी विभाज्य होगा, और 2 से विभाज्य का मतलब क्या है, जिसका लास्ट अंक सम हो। हिंदी में लिख देते हैं अंतिम संख्या सम हो। अच्छा जिसका अंतिम संख्या सम संख्या होगा वो 2 से विभाज्य होगा, या लास्ट में 0 हो, या 0। अच्छा 3 से विभाज्य का मतलब क्या होता है ना, सभी संख्या का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य, सभी संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य है ना तो संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए 2 से तो विभाज्य है सर, लास्ट में सम संख्या है। अब बात रह गया 3 से, तो चलिए 3 से देखते हैं। तो देखिए 3 3 9 तो सर पूरी तरह से विभाज्य है। 5 और 4 9 जोड़ते हैं तो ये भी विभाज्य है सर। अच्छा अब देखिए 5 और 4 9 जोड़े तो विभाज्य हो गया, 4 2 6 ये भी पूरा विभाज्य है। तो बच गया हमारा p प्लस 2। अब देखिए संख्या बच गया p और 2। अब देखिए p की जगह पर बोल रहा है अधिकतम मान, न्यूनतम बोलता था सबसे छोटा रख के चेक करते थे, लेकिन बोल रहा है हमको अधिकतम मान चाहिए। तो अगर p की जगह पर अगर 9 रखते हैं आप तो 9 प्लस 2 11, क्या 11 विभाज्य है जी? तो सर नहीं। सबसे पहले ऑप्शन से देखिए, छोड़िए p की जगह पर, p की जगह पर कितना रखे, तो ऑप्शन ए में देखिए कितना दिया गया है 7 दिया गया है, बी में कितना दिया गया है 8 दिया गया है, उसके बाद देखिए सी में कितना दिया गया है 3 है, और डी में कितना है 6 है। अच्छा देखिए अगर हम 6 रखते हैं तो कितना होता है, तो 6 प्लस 2 8, क्या विभाज्य है 3 से? तो नहीं है। इसी तरह से अगर 3 रखते हैं तो 3 प्लस 2 5, क्या 5 विभाज्य है? तो नहीं। अगर 8 रखते हैं तो 8 प्लस 2 10 विभाज्य है? तो नहीं। 7 रखते हैं तो 7 प्लस 2 जो कि 9 विभाज्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहली व्यक्ति को 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा से
चाल से चलता है और दूसरी व्यक्ति 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 19.8 और 25.8 सेकंड लगते हैं। दोनों दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रही है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए सबसे पहले आप समझिए, वो ना एक रेलगाड़ी है, मान के चलते हैं एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है। अच्छा, ट्रेन का जो चाल हम मानते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब देखिए एक वो ट्रेन चल रहा है, जिसे वो व्यक्ति है, मान के चलते हैं कि पहला व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन है। देखिए वो व्यक्ति बनाए, वो जिधर ट्रेन जा रहा था ना जी, उधर व्यक्तियों जा रहा था, लेकिन जो इसका चाल था व्यक्ति के ना, वो कितना था, इसका जो स्पीड था वो कितना था, फर्स्ट लिखते हैं, इसका जो स्पीड था 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन आया और इसको पार कर गया। ट्रेन क्या कर गया, पार कर गया। कितना समय में ट्रेन पार कर गया पहला व्यक्ति को, तो 19.8, यानी टी बराबर 19.8 सेकंड में। अच्छा, एगो दूसरा व्यक्ति भी जा रहा था, पहला व्यक्ति है, एगो दूसरा व्यक्ति भी जा रहा था सर, जिधर ट्रेन में जा रहा था ना, उधर व्यक्ति भी जा रहा था, लेकिन जो सर उसका जो स्पीड था, जो दूसरा व्यक्ति जा रहा था उसका स्पीड था यानी चाल था, वो कितना था, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको भी सर हम खिड़की से देखे ना ट्रेन के, तो वो भी व्यक्ति को ट्रेन पार कर गया, लेकिन सर हम अपना गाड़ी में देखे तो ट्रेन के पार करने में उसको 25.8 सेकंड लगा था। ठीक है, तो अब बोल रहा है ना कि जो हम गाड़ी पर, जो हम ट्रेन पर बैठे हुए हैं, वो ट्रेन की कितना लंबाई है, कि पहला व्यक्ति को देखें तो वो चल रहा था 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा से, जो कि 19.8 सेकंड में मेरा ट्रेन पार कर गया जिसपे बैठे हुए थे। दूसरा भी व्यक्ति को देखे ना सर, तो वो भी ट्रेन के दिशा में जा रहा था 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसको भी जो हम ट्रेन पर बैठे हुए हैं ट्रेन पार करके 25.8 सेकंड में। तो जो हम ट्रेन पे बैठे हुए हैं वो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जब व्यक्ति को पार करता है तो रेलगाड़ी अपना खुद को लंबाई पार करता है। व्यक्ति को पार किया, रेलगाड़ी अपना खुद को लंबाई पार किया। तो अगर S1 और T1 लेते हैं तो दूरी होता है D1 बराबर, दूरी तो दोनों, पहले देखिए इसमें भी ट्रेन व्यक्ति को लंबाई पार किया, यानी खुद को लंबाई पार किया। दूसरा पर्सन को देखें, दूसरा केस में, तो इसमें भी व्यक्ति को पार किया, यानी खुद को लंबाई पार किया। ठीक है, यानी कह सकते हैं सर D1 बराबर D2 है। अच्छा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो बोलेगा स्पीड गुना टाइम, यानी S1 गुना T1 और S2 गुना T2 हो जाएगा। अच्छा, पहला का जो स्पीड था वो देखिए, सबसे पहले देखिए ट्रेन भी चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहा है सेम डायरेक्शन, तो हमें यहाँ पर निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, एक दूसरे के रिलेटिव कितना है। तो ट्रेन की स्पीड भी है और व्यक्ति की स्पीड कितना है, पहला वाला के 12.6। अच्छा, स्पीड, अच्छा स्पीड किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन समय तो मेरा सेकंड में है, तो चलिए इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, जो कि 5/18, जो कि इसका कोई यूज नहीं है। आपको समझने के लिए आगे फिर बताएंगे क्यों यूज नहीं है। अब देखिए समय कितना दिया गया है, 19.8। अगला देखिए S2 कितना है, तो कहेगा 30, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यानी रिलेटिव स्पीड V माइनस 30.6 अब गुना किलोमीटर प्रति घंटा में ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। अब गुना समय कितना ले रहा है, 25.8। अब काटा पीटी मचा दीजिए, देखिए इससे ही पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दशमलव हटेगा दोनों तरफ, तो अब देखिए यहाँ हो गया V माइनस 12.6 गुना 198 बराबर V माइनस 30.6 अब गुना कितना हो गया, 258। अब देखिए 2 मरतबे लगाइए, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, यहाँ हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 से लगाइए, 4 तिया 12, 3 43 और 3 से लगाइएगा 33। अब देखिए इसको यहाँ सोल्व करते हैं, तो देखिए V में 33 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 33 V माइनस 12.6 गुना 33 बराबर, वहां कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए
43 भी माइनस 30.6 गुना 43। देखिए ये भी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 भी बराबर कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस प्लस 30.6 गुना 43 और माइनस 12.6 गुना 33। इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 900। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 900/10, जो कि कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, मेरा सी में दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर बोल रहा है, एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों की औसत वेतन 14,000 है। 80 कुशल श्रमिकों का औसत वेतन 15,000 है और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 12,000 है। तो फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। देखिए औसत वेतन, तो सभी का जो औसत वेतन है कितना दिया गया है, औसत वेतन 14,000। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि औसत में अगर संख्या से गुना करता है, लिख लीजिए औसत में संख्या से गुना करने पर कुल प्राप्त होता है। यानी देखिए औसत में अगर संख्या से गुना कर दिए ना तो उसको कुल प्राप्त हो गया। ठीक है, मैंने जैसे कुल रुपया हो गया, कुल आयु हो गया, कुछ भी जो कुल के रिस्पेक्ट में बात करता है कुल प्राप्त हो जाता है। तो औसत वेतन 14,000 है। ठीक है, देखिए औसत लिख दिए 14,000। अच्छा ये बताइए 80 गो के औसत वेतन 15,000 है। तो 80 गो के औसत वेतन 15,000 है, तो 80 गो के कुल पैसा कितना हो जाएगा, बोलेगा 80, 15,000 गुना 80। आगे पढ़िए, बोल रहा शेष का 12,000 रुपया, शेष श्रमिकों का। तो 12,000, अब 12,000 में अगर संख्या से गुना कर देंगे तब टोटल 12,000 है, उसमें टोटल जितना श्रमिक जितना काम करे वाला है उससे गुना कर देंगे तो हमको टोटल पैसा पता चल जाएगा 12 गो के श्रमिकों के। इतना एक्स टोटल है कितना, तो 80 प्लस एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया 14,000 बराबर। इसमें देखिए दोनों में हम क्या करते हैं, 2,000 कॉमन लेते हैं। तो देखिए इसमें 1,000 कॉमन लेते हैं तो हो गया 15, इसमें 2 गया तो हो गया 40 बराबर। 12,000 में से 2,000 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, तो कहिएगा 6 बचा, 6 अपॉन 80 प्लस 1 हो गया। देखिए हम 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, 7 दूनी 14। यहाँ देखिए इसमें गुना होगा तो 8 7 56, 560 प्लस 7x बराबर 15 4 60, 600 प्लस 6x। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 40। अच्छा x बराबर 40 है, क्या मेरा आंसर है, तो नहीं। आंसर बोल रहा कुल श्रमिक का, कुल श्रमिक कितना है 80 प्लस x है। 80 प्लस 40 कीजिएगा जो कि हो जाएगा मेरा 120, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको बोर्डमास का रूल हर क्वेश्चन में बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बार ब्रैकेट का सॉल्व करना है रेखा कोष्ठक पे। उसके बाद छोटी कोष्ठक, मामूली कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। जब इतना कर लिए उसके बाद फिर का काम करना है, ऑफ का, हिंदी में इसको लिख लीजिएगा का। उसके बाद किसको काम करते हैं, भागा के, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। यहाँ तक तो आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए सबसे पहले ऊपर लिखते हैं 30 माइनस 30 मामूली कोष्ठक। अब देखिए सबसे पहले छोटी कोष्ठक थे, और छोटी कोष्ठक में सबसे पहले गुना के करेंगे तो 30 120 120, 120 में 30 जाएगा तो 90। अभी देखिए माइनस में 90 होगा जी, क्योंकि 120 बड़ा है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए आगे 30 माइनस 30, 90 30 120 होगा माइनस में, तो 120 कर लीजिए। अब देखिए 30 एक
प्लस 30 और माइनस 120 माइनस 90 और माइनस 90 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 90 और 30 और 90 कितना हो जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मेरा दिया गया है डी में मेरा दिया। 10 नंबर वाला रोहन की पैकेट में 3x² 5xy प्लस 7y² है। इनमें से 2x² 5xy और 4y² खर्च करता है, तो रोहन के पास धनराशि शेष धनराशि में कितना बचता है। देखिए रोहन के पास कुल पैसा है कितना जी, कहेगा 3x² प्लस 5xy प्लस 7y²। अच्छा ये बताइए इसके पास कुल धनराशि है, कुल धन है। अच्छा ये खर्च कितना कर रहा है, तो बोलिएगा खर्च कर रहा है 2x² प्लस 5xy प्लस 4y²। अच्छा ये बताइए कुल धन में से अगर खर्च को घटा देंगे तो हमको जो शेष बचत मिल जाएगा। जैसे आपके पास समझ लीजिए 10 रुपया है, अगर 5 रुपया उसमें से खर्च कर दिए तो 10 में से 5 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 5 रुपया मेरा बचा था। उसी तरह से अगर इतना धनराशि है अब उसमें इतना खर्च कर रहा था, धनराशि में से खर्च को घटा दीजिए, देखिए 3x² प्लस 5xy प्लस 7y², खर्च कितना कर रहा है 2y², 5xy प्लस 4y²। खर्च कर रहा है ना तो माइनस कर दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा x² कट गया, ये हो गया प्लस 3y², x² प्लस 3y², जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए में दिया गया। ठीक 11 नंबर पर ना, x की वर्तमान आयु का दुगना वायु की वर्तमान आयु के 6 गुना से 7 वर्ष कम है। वर्तमान में p की आयु x की आयु से दुगना है तथा q की आयु वायु की आयु q से 8 वर्ष छोटा है। यदि p q से 50 वर्ष बड़ा है तो वायु की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए, यानी कितना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन x का वर्तमान आयु का दुगना, तो मान के चलते हैं x का वर्तमान आयु का दुगना, अगर वर्तमान आयु x के x है तो दुगना 2x। अब देखिए बोल रहा वायु की वर्तमान आयु का 6 गुना यानी 6y, अब बोल रहे हैं से 7 वर्ष कम है, यानी देखिए x का जो दुगुना है ना वायु के 6 गुना से 7 वर्ष कम है। अब ये बताइए इससे 7 वर्ष कम है, इसमें चाहे जोड़ दीजिए और चाहे इसमें घटा दीजिए, दो ही कंडीशन हो सकता है। इसमें जोड़ दिए 7 वर्ष, अब ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। इसी चीज को हम लिख सकते हैं, देखिए 2x इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 6y माइनस 2x बराबर क्या हो गया 7। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है वर्तमान में p की आयु x की आयु का दुगना है। p का आयु है ना x की आयु का दुगना यानी 2x हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए बोल रहा वायु वायु है जो q से 8 वर्ष छोटा है, वायु है ना जो q से 8 वर्ष छोटा है, इससे q वायु है जो q से 8 वर्ष छोटा है, तो कंडीशन तो ही हो सकता है वायु छोटा है तो इसको 8 वर्ष काम कर दीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, या वायु में 8 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो पर भी दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए आगे बोल रहे हैं यदि p q से 50 वर्ष बड़ा है, देखिए p है जो q से 50 वर्ष बड़ा है यानी इससे ही बड़ा है, तो दो ही कंडीशन हो सकता है, चाहे p में घटा दीजिए चाहे q में जोड़ दीजिए तभी बराबर होगा, तो हम q में जोड़ लेते हैं। देखिए कह रहा p q से 50 वर्ष बड़ा है, q में जोड़ लेते हैं तब दोनों हो गया बराबर। अब देखिए बोल रहा है किससे y का मान पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए इसको अगर सोल्व करते हैं तो p बराबर q प्लस 50 है। ठीक है, p बराबर क्या है q प्लस 50 है, तो यहां रख लेते हैं p बराबर q प्लस 50। तो देखिए q बराबर यहाँ रखते हैं p बराबर कितना हो जाएगा, तो q बराबर है कि q बराबर y प्लस 8 है, तो यहाँ लिख दीजिए y प्लस 8 प्लस 50। अब देखिए p बराबर 2x है, तो p की जगह पर हम 2x रखते हैं, तो 2x बराबर कितना हो गया y प्लस 50 अब 58। तो देखिए अब इधर इसको लाते हैं तो क्या आ जाएगा, या इधर y माइनस 2x
बराबर -58। इसको समीकरण 2 मानिए। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कीजिए तो देखिए 6y - 2x बराबर 7। अब y - 2x बराबर -58। ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, कट गया तो ये कितना वाई बच जाएगा, 5y। 5y बराबर कितना हो गया, तो जुटेगा तो हो जाएगा 65। तो y बराबर कितना हो गया 13। पूछ रहा था हमसे किससे वैल्यू, y का ही वैल्यू पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 59% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। देखिए बोला एक व्यापारी अपने लागत मूल्य से कितना अधिक कर रहा है, 65% अधिक। लागत मूल्य को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब मान के चलिए कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया है, ऐसा हम माने तो सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस कितना होगा, तो बोलेगा 65% अधिक लिखता है, यानी मार्केट प्राइस सर हो जाएगा 165। अच्छा बोला 59% की छूट दे देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो बोलेगा सर 165 रुपया के सामान में 59% की छूट दे दिया, तो लिया होगा कितना, तो लिया होगा 41%। 41/100 कर लीजिए। ठीक है, 10 देखिए हम, अब देखिए 165 41 है, यहाँ 100 है, 100 यहाँ हो जाएगा 20 बचे 100, ये हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 33। अब देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा ना, आसपास कितना आ रहा है, 73 आएगा। हाँ 73.65 आएगा, 70 नहीं 77 आएगा, 77.65। ठीक है, अब देखिए ये अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100%। तो 100% है 73.6 आया। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य 100 है और 67.65 आएगा। 67.65 को घटा लीजिए, जो कि मेरा आ जाएगा 32.35। 32.35 जो कि क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर बोला एक दुकानदार ने 560 रुपए प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तु खरीदे, उसमें से प्रत्येक को 49 रुपए की दर से बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अच्छा खरीदा कैसे, तो बोलिएगा 560 रुपया प्रति दर्जन, प्रति दर्जन। ठीक है, 560 रुपया प्रति दर्जन। अच्छा 560 रुपया प्रति दर्जन का मतलब है 560 रुपये में सर एक दर्जन। हाँ एक दर्जन में 12 पीस होता है, यानी 560/12। ये किसका मूल्य पता चल गया था सर, एक पीस का मूल्य पता चल गया। अच्छा इसके बाद देखिए बोल रहा बेचा कैसे, यानी कि कैसा हो गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यानी बेचा कैसे, तो 39 रुपये। अब देखिए दोनों में अगर रेशियो लगाते हैं तो 7 × 49, 8 × 7 = 86, ये हो गया 4 × 12, ये हो गया 20 × 80, यानी 20:21, यानी 20 के समान 21 में बिका। और लाभ कितना हुआ, 1 के 20 पर गुना 100, यानी 5% की प्रॉफिट हुआ। अब बोलिएगा कि सर 83 दर्जन का मतलब क्या हुआ, तो देखिए आपको समझाते हैं कि एक पीस का कीमत कितना है, तो बोलिएगा 560/12। 83 दर्जन, तो दर्जन को हम लिख सकते हैं 83 या गुना पीस में चेंज करेंगे तो 12, इतना हो गया 83 दर्जन का कीमत। अब इसी तरह से एक पीस का कीमत 49 रुपया है। अब देखिए पूछ रहा हमसे कितना के, 83 दर्जन, तो 83 दर्जन को 83 या गुना 12 लिखिए, लेकिन 83 × 12, 83 × 12 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा अगर रेशियो में है हम, तो 83 × 12, तो अब बचेगा कितना, 560/12 रेशियो 49, क्योंकि सेम फिर वही चीज आ गया, यहाँ से काटिए 7 × 7 = 49, 8 × 7 = 56, 80, 3 × 12 = 20 × 80,
20:21, जो कि फिर वहीं आ गया। इसलिए इस क्वांटिटी का कोई यूज नहीं है। अगर परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, एक एक पीस के वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, टोटल क्वांटिटी का कोई यूज नहीं है। 14 नंबर बोल रहा है, एक व्यक्ति 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 50,500 निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसे मिलने वाली राशि रुपया में ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, एक व्यक्ति है जो किस दर से, वार्षिक दर से, यानी दर कितना है, तो कहिएगा 6% प्रति वर्ष है। अच्छा, समय कितना के लिए निवेश किया है, तो बोलेगा समय है उसका 2 वर्ष। उसके बाद देखिए कितना निवेश किया है, तो मूलधन है ना सर 50,500 है। अच्छा बता दो, मिलने वाली राशि का मतलब मूलधन है प्लस ब्याज, यानी टोटल हमको कितना मिलेगा, यानी इससे खोज रहा है मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है जी, तो मूलधन अब प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मिश्र धन मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। अब देखिए, 1 वर्ष के लिए अगर पैसा दिया होता तो कितना प्रतिशत ब्याज लेता, तो कहिएगा 1 वर्ष में 6% लेता, क्योंकि 6% की दर से उदय भी किया है प्रति वर्ष, लेकिन पैसा उसका रहा कितना वर्ष, 2 वर्ष रहा, यानी सर 6 गुना 2 12% ब्याज हुआ। अच्छा, आप किसी को 10 रुपया दिए या 100 रुपया दिए, तो अपने आप में वो कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। यानी पैसा जो दिए वो अपने आप में आपका पैसा 100%, यानी ये हो गया 100%। तो मिश्र धन कितना हुआ, तो कहिएगा 100% और प्लस 12%, यानी 112% हो गया सर। तो चलिए बताइए, 100% बराबर कितना है, 5,500 है। तो 1% बराबर इतना बटा 100, हमको तो निकालना 112% के 112 कर दीजिए। अब देखिए इतना गुना 12 कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर बोल रहा है, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 30 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। देखिए प्रत्येक बाह्य कोण यानी ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया जी, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो सर ईच एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है। अब देखिए बोल रहा है बहुभुज की संख्या, तो देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 बटा एन, 360 बटा एन। था एन बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 30 है, तो 30 कर दीजिए कि 36 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में मेरा दिया गया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य 500 है, इसमें इसे 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। नकद भुगतान पर 19% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नकद भुगतान पर टच स्क्रीन टैबलेट का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए मूल्य कितना है, तो कहेगा 500 है। अच्छा बोला 20% और 25% 2 क्रमिक छूट। क्रमिक छूट के मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब देखिए पहले 20% छूट दिया तो लिया होगा कितना 80%। ये जो राशि आया ना, अब इसको क्या मान लेगा, मूलधन मान लेगा। अब उसके बाद देगा 25% छूट, तब 25% छूट दिया तो लिया कितना, तो कहेगा 75%। उसके बाद बोला नगद भुगतान पर 25% और छूट, जो लैपटॉप जो टच स्क्रीन खरीदा है ना वो नगद भुगतान पर खरीदा है। तो देखिए अब जो 25% देगा इस पर देगा, इसको मूलधन मानकर 19% दिया, तो अब लिया कितना 81। इसी को अगर सीधा सीधा लिखे तो कितना हो गया 500 गुना 80 बटा 100 गुना 75 बटा 100 गुना 81 बटा 100। 2 0 से 2 0, 25 75 25 400 20, अब 20 बचे 100 से 100 कैंसिल, 3 गुना 81 बराबर 243, क्योंकि ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है ना, बायां साइड और दायां साइड के दोनों आपस में बराबर होगा। 18:A A 128। अब देखिए दो है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ संख्या, तो जो कम रेशियो के लेफ्ट साइड में कीजिएगा ना, वही कम आप राइट साइड में कीजिए, बराबर में है। इसको इधर ले जाते हैं तो इसको भी इधर ले जाइए, ये हो जाएगा A/18 बराबर 128/A। अब ए में ए से गुना कीजिएगा तो A² बराबर कितना हो जाएगा 128 गुना 18। ए बराबर अंडर रूट 128 गुना 18। अच्छा 128 को हम लिख सकते हैं 64 गुना 2 गुना 18। 64 के वर्गमूल 8 और 18 दूनी 36 के वर्गमूल 6, यानी ए बराबर हो जाएगा 8×48, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, टी में मेरा दिया गया। ठीक है, 18 नंबर बोला सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 3:2 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करती है। यदि यदि उनके व्यय का अनुपात 12:19 हो तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय रुपया में ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात किसमें दिया गया, बोलिएगा आय है ना किसका, सीमा और दर्शन किसमें 2:3 में। अच्छा इसको अगर हम एक्स लगा दें तो रियल वैल्यू हो जाएगा, यानी 2x, 3x। आप बोल रहा है ना क्रमशः 15,000 और 19,000 की बचत करता है। देखिए 2x माइनस 15,000 अपॉन 3x माइनस 9,000। अच्छा ये बताइए, टोटल आय में से अगर बचत को घटा दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, खर्च पता चल जाएगा, इसको व्यय बोलते हैं। तो खर्च कितना अनुपात में दिया गया है, 12:19 में। अब देखिए कितना हो गया। अब देखिए ऊपर से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, x माइनस 7500 अपॉन 3x माइनस 900, जो कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन बता दें समझने के लिए। यहाँ 6 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हो गया 19x माइनस 7500 गुना 19, यहाँ हो गया सोचिए 18x बराबर 9,000 गुना 6। अभी देखिए एक बार और स्टेप लिख देते हैं समझने के लिए। देखिए इसमें इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 9×5 45 के 5, हाथ में रहा 1, यहाँ हाथ में रहा 4, यहाँ 5 और 4 9 और 9 से 63, 63 और 9 कितना होता है 72, के 2 हाथ में 7, 1 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 और 7 14 बराबर 18x और 9×6 14। यहाँ देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर इसमें से ही घटा दीजिए, देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 14 250, ये हो जाएगा 54 3 जीरो बैठेगा 3 जीरो 54। x बराबर घटाइएगा तो देखिए कितना हो रहा है 0 0 5, यहाँ 12 में से 4 गया 8, ये बच गया कितना 13, 8 5 13, यानी 88,500 आ गया x बराबर। लेकिन क्या हमसे x का वैल्यू पूछा है, तो कहिएगा नहीं। हमसे जो पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 18 है, हमसे पूछ रहा कुल व्यय यानी कुल खर्च पूछ रहा है, तो कुल आय कितना है, तो कहेगा 3 + 2 5x, तो 5 गुना 88,500 में से खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च कर रहा है सर, मतलब बचत कितना कर रहा है 15,000 प्लस 9,000। देखिए इसको गुना कीजिए 0 0 5 5 25 के 5 बाकी 2 8 5 40 2 42, हाथ में 4 8 5 40 4 44 माइनस 24,000। देखिए इसको जब लेस कीजिएगा तो कितना रहा है 500, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की 19 नंबर बोल रहा पहली और दूसरी मिश्र धातुओं में तांबा और सोने का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:5 है।
पहली मिश्र धातु का 14 किलोग्राम दूसरी मिश्र धातु के 21 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। नए मिश्र धातु में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा? देखिए, दो मिश्र धातु है, जिसमें फर्स्ट की बात करें ना सर, कौन कौन है? एक कॉपर है, दूसरा गोल्ड है। पहला जो मिश्रण हो किस अनुपात में है? तो 3:4 में है। और दूसरा जो मिश्रण है सेकेंड, वो किस में है? 2:5 में है। अच्छा, ये बताइए कि टोटल कितना हो गया? तो कहिएगा 3 + 4 7 यूनिट, अब 5 और 2 7 यूनिट, ये भी 7 यूनिट हो गया और ये भी 7 यूनिट हो गया। लेकिन संख्या में दिया गया है कितना? तो कहिएगा पहला 14 किलोग्राम है, 14 केजी, और दूसरा 21 केजी है। तो ये बताइए 7 यूनिट बराबर 14 केजी, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो बोलिएगा 2 केजी। 7 यूनिट बराबर 21 केजी, तो 1 यूनिट बराबर, तो बोलिएगा 3 केजी। तो जो न्यू मिक्सचर बनेगा ना सर, देखिए 1 यूनिट बराबर 2 यूनिट, 2 केजी। तो ये हाई कॉपर कितना? 3 यूनिट, तो कितना केजी हो जाएगा? 6 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 2 केजी। हाई कितना? गोल्ड जो हाई कितना? 4 यूनिट, हो जाएगा 8 केजी। 1 यूनिट बराबर 3 केजी। हाई कितना कॉपर? 2 यूनिट, तो 6 केजी। 1 यूनिट बराबर 3 केजी। गोल्ड हाई कितना? 5 यूनिट, तो हो गया 15 केजी। अब दोनों को जोड़िएगा तो हो गया 12:23, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेरा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरा द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 हो तो मूल की प्रकृति। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है? 3x² - 5x + 2 = 0। अब बोल रहे हैं मूल की प्रकृति। अब आपको पता होगा मूल की प्रकृति b बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अगर देखिए b² - 4ac 0 से बड़ा है तो क्या होगा? मूल होगा ना सर। मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। अगर b² - 4ac क्या हो गया? 0 से मतलब 0 छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा? अवास्तविक। वास्तविक, इसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है, अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो गया तो मूल जो होगा क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते थे। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलिएगा 25 - 4। ए कितना आ जाएगा? 3। 80 कितना है? 2 बराबर 0। तो देखिए 25 - 24 बराबर 0। देखिए 1। अब 1 बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा? तो कहेगा 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा होगा जब खाली मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? मेरा 2 भिन्न वास्तविक, जो कि बी नंबर मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,165 रुपया है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य रुपया में कितना है? देखिए 3 वस्तुओं का औसत मूल्य, औसत मूल्य जो दिया गया कितना है? औसत मूल्य, औसत मूल्य बोलिएगा 15,165 रुपये है। ठीक है, अच्छा अभी आपको हम बता किस अनुपात में बांटा है उसको? अनुपात, मूल का अनुपात, मूल का अनुपात
मूल का जो अनुपात है ना 3:5:7 है। अब आपको अभी बताएं औसत में संख्या से गुणा करने पर कुल बहु मिलता है। औसत में संख्याओं से गुणा करने पर कुल प्राप्त होता है। औसत में संख्या से गुणा करने पर हमको कुल प्राप्त होता है। देखिए औसत कितना है 15,165। 165 तीनों का औसत ना जी, तो 3 से संख्या से गुणा कर दीजिए तो हमको कुल रुपया मिल गया। अब कुल है कितना अनुपात में 5:3:7 में। इसको रियल में चेंज कीजिएगा तो 3x + 5x + 7x, जो कि आपस में दोनों बराबर है। तो देखिए अभी हम लिख सकते हैं 15,165 गुना 3 अब बटा कितना हो गया, तो कहिएगा 7 × 5 = 12 3 15। सबसे महंगा वस्तु के पूछ रहा है ना जी, सबसे महंगा वस्तु यानी सबसे महंगा 7x है। 7 5 × 15 5, यहाँ देखिए 5 × 15 एगो 0, 5 × 15 एगो 0, ये हो गया फिर 15, तो 5 × 15। देखिए इसमें 7 से गुणा कीजिएगा तो देखिए ये लास्ट में 3 है 7 है, तो 7 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 7 है, जो कि यूनिट डिजिट लास्ट में 1 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर बोला छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर 20, 15 और 22 से विभाज्य हो। अच्छा किससे विभाज्य संख्या जी, तो बोलिएगा 20 से, 15 से, 14 से और 22 से। अच्छा तीनों संख्या से वही संख्या विभाज्य होगा ना, छोटी से छोटी संख्या, जो तीनों का क्या आएगा एलसीएम आएगा, तो तीनों का एलसीएम निकालिए सबका। तो देखिए 2 तो हो गया 10, 15, 14, 11 कि देखिए 2 मरतबे लगाएंगे तो 5 यानी 14 के 7 हो जाएगा 100। अब यहाँ 5 से लगाते हैं 2 3 7 11। अब देखिए यहाँ गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 7 छक्का 42। अब देखिए 42 में आपको 11 से गुना करना है, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि एक बार 42 लिखे फिर 42 लिखे तो टाइम लग जाएगा। आपको देखिए 2 में 4 से 2 और 4 कितना हो जाएगा, 2 में 4 जुड़ेगा तो 6, अब कुछ शेष नहीं बचा तो 4, यहाँ 10 है यहाँ लिख दीजिए वो 0, इतना हो गया। लेकिन इस संख्या है ना सर, पूरी तरह से 20 से भी विभाजित होगा, 15 से भी विभाजित होगा, 14 से भी विभाजित होगा, 22 से विभाजित होगा, लेकिन हमको 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 यहाँ पर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 46 25 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, सी में मेरा दिया गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट 23 नंबर बोल रहा है यदि PQRS एक आयत है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान असत्य है, यानी फॉल्स है। देखिए वो आयत बनाते हैं, 23 नंबर है PQRS, ठीक है। PQRS एक आयत है। अब बोल रहा है देखिए ऑप्शन बोल रहा है ना PQRS के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। अच्छा देखिए एक यहाँ इसका विकर्ण बनाते हैं और दूसरा विकर्ण बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर रहा है, तो बोलिएगा अक्सर इस पॉइंट पे कर रहा है, यानी पहला जो ऑप्शन है ना ए नंबर वो मेरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोलते हैं एंगल P यानी ई वाला एंगल Q, एंगल R और एंगल S 90 डिग्री होता है, जबकि दो संगत भुजा के बीच का कोण इसमें 90 डिग्री होता है, जो कि सही बात है, यानी बी नंबर तो सर मेरा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट की ऑप्शन देखते हैं, सी नंबर बोल रहा विकर्ण पी आर है ना बराबर है वो क्यू एस से, जो कि दोनों विकर्ण बराबर होता है, सही बात है, यानी ऑप्शन सी नंबर भी सही है। देखिए ऑप्शन डी नंबर जो बोल रहा है ना पी क्यू यानी पी क्यू अपॉन आर एस, यानी दोनों बराबर है, सही बात है, आमने सामने की भुजा क्या होता है आयत में बराबर होते हैं।
उसके बाद बोल रहा पी एस और क्यू एस दोनों बराबर है, जो कि सही बात है। आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही, मेरा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, आंसर आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर बोल रहा है ना, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन 28 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर दूसरी लंबी ट्रेन को पूरी पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी। देखिए एक ट्रेन है, ठीक है, उसका जो लंबाई है वो कितना है, तो बोलेगा जो उसका जो डिस्टेंस है ना ट्रेन का सर, लंबाई जो 250 मीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है ना एगो व्यक्ति है, मान के चलिए हम व्यक्ति बनाते हैं, एगो व्यक्ति बनाए, इसका जो चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा समान दिशा में चला, लेकिन ट्रेन इसको 50 सेकंड में पार कर जाता है। जो ट्रेन है 50 सेकंड में पार कर जाता है। अच्छा ये बताइए व्यक्ति की लंबाई पार किया, यानी ट्रेन किसका लंबाई पार किया, तो बोलेगा व्यक्ति की लंबाई पार किया, यानी ट्रेन खुद का लंबाई पार किया। तो ये बताइए खुद का लंबाई पार किया कितना सेकंड में पार किया, 50 सेकंड में। तो मान के चलते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा था, चाल घटेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस हो गया 250, स्पीड तो बोलेगा रिलेटिव वेलोसिटी, माने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना चला, जो हमको चेक करना है। तो कितना चला, तो v - 7 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 कर लीजिए। टाइम कितना लिया, 50 सेकंड तक गुना कर लीजिए 50 से। 25 250 कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 18 बराबर v - 7, v बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हमारा पहला ट्रेन की चाल पता करना था, तो नहीं सर, चाल पता पहला के नहीं करना। बोल रहा है ना देखिए एक ट्रेन 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से 280 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक अब और ट्रेन आ गया सर, जो ट्रेन दूसरा आया ना उसका जो लंबाई है ना वो 280 मीटर है, और उसका जो स्पीड है ना यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोल रहा है इसको पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए विपरीत डायरेक्शन में आ रहा तो दोनों का चाल क्या होगा, जुटेगा। तो देखिए चाल जुटेगा, तो समय पूछ रहा था टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम को टी लिखते हैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो कहिएगा d1 + d2 / s1 + s2 हो जाएगा। टाइम टी d1 पहला का कितना डिस्टेंस है ट्रेन का, लंबाई 250, दूसरा का 280 अपॉन पहला का स्पीड है कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा का स्पीड है 28 किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से गुना, टी बराबर कितना हो जाएगा 530/53 गुना 5, और ऊपर चल जाएगा 18, इसे ही कट गया 5 दूनी 10, यानी टी बराबर सर 2 गुना 18 बराबर 36 सेकंड हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। 25 नंबर बोल रहा cot थीटा बराबर 7/8 है। cot थीटा बराबर कितना दिया गया है, 7/8। हमसे पूछ रहा है कुछ 8 सही 7 कौन 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अच्छा ये बताइए ये किस फॉर्मेट में चल गया, तो बोलिएगा a + b इंटू a - b बराबर होता है सर a² - b², ठीक है, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अब a² अब माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर b² यानी साइन स्क्वायर। अच्छा a², तो a² नीचे कितना हो जाएगा a, अब माइनस cos स्क्वायर थीटा, 8/7 है तो 8/7 लिख लीजिए। अब देखिए 8/7 बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कहिएगा cos स्क्वायर थीटा
देखिए O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 8/7 साइन स्क्वायर थीटा, चलिए बराबर में ना है, गुना में है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 8/7 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू कितना? 7/8, तो इसको स्क्वायर कीजिए, 2 बार लिख दीजिए। तो देखिए इससे कैंसिल, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 7/8। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर बोला एक टंकी को 2 पाइप अलग अलग 8 मिनट और 10 मिनट में भरा जाता है। दोनों पाइप को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन एक रुकावट के कारण पहले पाइप से केवल 5/8 पानी और दूसरे पाइप से 3/5 पानी बहता है। हालांकि रुकावट को अचानक हटा दिया जाए तो उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर गई, तो पूरा प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा? मैंने पूरी अच्छी तरह से पानी निकालने में कितना समय लगा? देखिए पाइप ए है, कितना देर में भर रहा? 8 मिनट में। अब बी है, उसी टंकी को कितना देर में भर देता है? 10 मिनट में। अच्छा, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हो गया 40, जो कि हो गया 5, हो गया 4। अच्छा, दोनों पाइप को एक साथ खोलें, ए प्लस बी। देखिए उसके बाद क्वेश्चन बोला दोनों को एक साथ खोला जाता है निश्चित समय के लिए। दोनों को एक साथ खोलें। एक रुकावट के कारण पहला से जो पानी बहता है ना, पहले से एक बार बह रहा था 5 यूनिट, लेकिन अब बह रहा 5 यूनिट नहीं, उसका बह रहा 5/8 5 का। अब प्लस दूसरा जो पाइप है ना, पहले बह रहा था 4 यूनिट, लेकिन बोला अब 4 नहीं, उसका बह रहा 3/5 का। 3/5 एक बार में इतना यूनिट पानी निकाला था एक टी समय में, इतना गुना टी लिखेगा प्लस। अब देखिए बोल रहा है ना, रुकावट को ठीक कर दिया तो 3 मिनट में पानी भर गया। 1 मिनट में कितना भर रहा है? 9। 3 मिनट में भर गया 9 27, क्योंकि पूरा टंकी भर गया। पूरा टंकी है कितना? 40 यूनिट के। अब देखिए यहाँ हो गया कितना? 8/40/8 प्लस 4 किया 12/5 गुना टी बराबर ये कितना हो गया? 27/40। अभी देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 40 आएगा, ये कितना हो जाएगा? 40 7 8/40 25 हो जाएगा। पापा जब 25 25 8/40 5 तो 25 25 25 से 125, ये 8/40 8 तो 12 8 96, इतना गुना टी बराबर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 13। इसको जोड़िए, 6 5 11 के 1 बाकी 1, 10 2 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 221/40 बराबर 221/40 गुना टी बराबर 13। 13 से इसमें भाग दीजिए, 17 मरतबे लगेगा। टी बराबर कितना हो जाएगा? 40/17, यानी 17 दूनी 34, 6 इतना लग जाएगा मिनट। ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? बी दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर वाला 3 संख्याओं का अनुपात 20:14:6 है। पहली संख्या का 65% 39 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात प्रतिशत में कितना होगा? देखिए 3 संख्या का अनुपात दिया गया, कितना है? 20:14:6 है। ठीक है, उसमें बोल रहा पहली संख्या। अच्छा, ये अनुपात में इसको रियल वैल्यू में लाने के लिए हमको x लगाते हैं। तो पहली संख्या 20x, दूसरी संख्या 14x और तीसरी संख्या 6x। अब बोल रहा पहली संख्या का 65%, यानी 20x का 65%, यानी 65/100, तो कितना है? 39 है। देखिए 20×5 5, 13×5 13, यानी x बराबर 33 3, यानी x बराबर 3 आ गया। तब संख्या हो गया कितना? तो 20 60, 34 42 और 18। तो बोल रहा दूसरी संख्या तीसरी संख्या के अंतर का 50%, दोनों का अंतर हो गया 24 और 24 का 50%। 50% को 1/2 लिख सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बोला
डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है। यदि 36,000 रुपया बचाता है तो उसकी आय रुपया में कितनी होगा। अच्छा ये बताइए, आय अपने आप में होता है कितना, किसी का भी आय हो, जैसे देखिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं प्रति मंथ, तो आपका मंथली आय 100% हो गया। आप अगर 50,000 रुपया भी कमा रहे हैं ना प्रति मंथ, तो आपका जो आय हो गया प्रति मंथ का वो भी हुआ 100%। यानी आय अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब बोला 36,000 रुपया खर्च करता है, 36,000 का बचत करता है, सॉरी बचत कितना कर रहा है 36,000, तो बोल रहा है ना। अब खर्च कितना कर रहा, तो कहिएगा खर्च कर रहा 55%। अब ये बताइए 100% आय है, अब 55% खर्च करते तो बचाया कितना, तो बोलिएगा बचाया, बचत कितना किया, तो बोलिएगा बचत किया 45%। 35 में बचत 45 है, रुपया में कितना बचत है 36,000। हम कह सकते हैं 45 रुपया 36,000 के बराबर है। 36,000 और 1% बराबर 45, हमको तो 100% निकालना है ना जी, तो गुना कर दीजिए 100%। इसको सोल्व कीजिएगा, देखिए 9 × 45 ये हो गया, 9 × 45 और 9 × 4 36, 4 यहाँ हो गया 20, 20 × 4 80, यानी 8,000 रुपया हो गया। ठीक है, 80,000 रुपया हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में मेरा दिया गया। एक आयताकार पिच की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, तो उसकी क्षेत्रफल 18,271 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। एक आयताकार है, आयताकार बना दिए, पिच है, उसका लंबाई चौड़ाई से 30 अधिक है, यानी चौड़ाई बी होगा ना, तो लंबाई कितना होगा बी प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, क्षेत्रफल दिया गया है कितना 18,271। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी एल गुना बी बराबर कितना है 18,271। एल बराबर कितना है, तो कहेगा बी अब प्लस 30 गुना बी बराबर 18,271। अब देखिए ऑप्शन में अगर देखिए, अगर हम ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन लेते हैं, देखिए सर ऑप्शन लिख देते हैं आपको, ए नंबर में 131, बी नंबर में 121, सी में कितना है 113 और डी में 124। अगर ऑप्शन हम डी नंबर लेते हैं, तो देखिए डी नंबर लेते हैं तो यहाँ पुट कितना करेंगे 124 प्लस 30 गुना 124। अब देखिए इस 24 है तो इसको जोड़िएगा तो लास्ट कितना हो रहा, कहेगा 154 गुना 124 हो रहा, 4 4 16, लास्ट डिजिट 16 आएगा। लेकिन यहाँ तो सर एरिया दिया गया है जिसका लास्ट डिजिट 1 है, यानी पहला ऑप्शन नंबर डी गलत है। उसी तरह से देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम सी रखते हैं तो ये हो गया 113 अब प्लस 30 अब गुना हो गया 113। अब देखिए लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है तो 3 3 9, जो कि यहाँ तो ऑप्शन में लास्ट में 1 है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी रखते हैं तो हो गया 121 अब प्लस 30 अब गुना 30। अब कहेगा लास्ट में 1 है और लास्ट में 1 है, यहाँ 121 लिखेगा तो इसमें भी लास्ट में 1 है, गुना 1 यानी यही हो सकता है ना, तो ये हो सकता है। तो चेक करते हैं तो 151 अब गुना 121। देखिए 151 में 121 से गुना करते हैं, एक मतलब 151, 151 दूनी 302, एक मतलब 151, 17281, क्योंकि ऑप्शन नंबर मैच कर गया ना, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराना यदि 7 संख्या कितना दिया गया 11 से विभाज्य तो x और y का योग, 7 संख्या देगा 50 x 5 y 3, 11 7 संख्या हुआ जितना यहाँ 4 x 1 2 3 4 5 6 7 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य का मतलब होता है ना अल्टरनेट संख्या, ई लीजिए फिर ई लीजिए फिर ई लीजिए, ई लीजिए फिर ई लीजिए। इसका
अंतर जीरो है, अंतर क्या हो, जीरो हो, या 11 का मल्टीपल हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर देखिए 5,9 9/14 3 17 हो गया। ठीक है, देखिए अब 17 हमको 22, अब बोल रहा 100 और 22 का ही हो। अब देखिए या तो 17 के मल्टीपल हो या क्या हो, दोनों का अंतर जीरो हो अंतर। तो देखिए अगर यहाँ 17 का मतलब कि इसको 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन में है 6, तो कहिएगा नहीं, ऑप्शन में जो ए नंबर है ना वो कितना है, 7 है, बी में 11 है, सी में 5 है, और डी में जो दिया गया 17 दिया गया है। अच्छा ए नंबर हम पुट करते हैं, तो देखिए 122 का योग अगर 7 होगा तो जाएगा तो बच जाएगा मेरा 10, क्या 10 11 से डिवाइड है जी, तो कहिएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो गया। अगर ऑप्शन नंबर हम बी लेते हैं तो 11 लेस कीजिएगा तो 7, क्या 7 11 से डिवाइड है पूरा, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी भी मेरा गलत हो गया। सी लेते हैं 5 तो हो गया 12, क्या 12 11 से कटेगा पूरा, मतलब तो नहीं, है भी गलत हो गया। एक और बात देखिए डी लेते हैं 17, तो 17 माइनस 17 जो कि 0। हम क्या बताएं कि चाहे तो अंतर 0 हो या 11 का जो अंतर है 11 का मल्टीपल होगा वही 11 से डिवाइड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा सही। तो चलिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।